नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय बियानी, डायरेक्टर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं साइंस की, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं करियर की। और सबसे खास बात यह है कि इस करियर में जो एक्सपर्ट हमारे साथ है वो सब डिफरेंट फील्ड के हैं। प्रोफेसर कंचन मैम बॉटनी के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जूलॉजी के लिए हमारे पास प्रियंका दादुपति मैम और प्रोफेसर उमेश हैं, और हमारे पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट प्रोफेसर सिंह हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के लिए राजश्री नागर मैम है। मुझे लगता है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और बच्चों को एक कंप्लीट नॉलेज है अबाउट द साइंस, करियर इन साइंस, क्या फ्यूचर है साइंस में, हम क्या बन सकते हैं और क्यों बने, क्या क्वालिटी हमारे में हो कि हम उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाएं, क्या ऐसी खूबी हो हमारे अंदर, क्या हमारे में जुनून हो, ये बात जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको दिल से बताना चाहूँगा कि साइंस एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है और साइंस आगे देखने का सब्जेक्ट है। इट्स नॉट ए पोस्टमार्टम एनालिसिस, इट इज़ ए प्री मॉर्टम एनालिसिस। आगे देखने का सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आएगा और बहुत एनलाइटनमेंट होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। और वो इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि सब साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने करियर बनाने वाले बच्चों के लिए बहुत बेशकीमती होगी। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करें और देखिए कि साइंस किसी भी स्टूडेंट को क्यों करनी चाहिए, किस कारण करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। ये तीन अहम सवाल है और इन अहम सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेना चाहेंगे। और मैं सबसे पहले प्रोफेसर कंचन मैम से बात करना चाहूँगा कि मैम, बॉटनी साइंस में बॉटनी एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, तो बॉटनी में किन बच्चों को अपना करियर बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए और वो कैसे बनाए? Thank you so much for asking this question to me, sir. मैं सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप नेचर लवर हैं, if you want to stay close to nature, और इसके लिए आप लोगों को बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्लांट्स के साथ में, नेचर के साथ में डील कर सकते हैं, नेचर के क्लोज रह सकते हैं। So I should a person who is nature lover, he should opt for botany only. Great. तो मैम एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिन लोगों को नेचर से मोहब्बत है, जिनको प्रकृति से मोहब्बत है, उन्हें ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि जो बच्चे 15 से 20 साल की उम्र में है, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं साइंस में, तो बेसिकली दो तरह के सेगमेंट हो गए। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने 12th पास आउट किया है और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो क्या इसके अंदर उनमें किस तरह से वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें ये इंटरेस्ट हो तो दूसरी बात आती है कि उसको वो कैसे परस्यू करें और उनमें फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्टस है। सर बॉटनी जो है ये एक अथाह सागर है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास में। अगर आपने यूजी किया है तो यूजी करने के बाद में आप पीजी को ऑप्ट कीजिए। इसमें आप नेट एंड जेआरएफ जो है यू विल गो फॉर दैट, एज वेल एज एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आप एमएससी प्लस पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद में आप सीएसआईआर के लिए अपने आप को एलिजिबल मींस यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीएसआईआर गोइंग फॉर देयर, as well as you may go for BSI, that is Botanical Survey of India, which is located to Kolkata, as well as FRI, that is Forest Research Institute, Dehradun. Apart of that, there are several opportunities like doing research in several fields. You may pursue that thing also. Botany के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है सर, लाइक एग्रोनॉमिस्ट, आप खेती विज्ञान के साथ में जा सकते हैं। आजकल हमें पता ही है कि फूड इज द मेन फोकस, मींस इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को फूड की प्रोडक्टिविटी, यील्ड को बढ़ाना होता है। तो ये वाला वर्क जो होता है एक एग्रोनॉमिस्ट का होता है। एग्रोनॉमिस्ट एक अच्छी गुड क्वालिटी की क्रॉप आपको देता है, एज वेल एज उसकी यील्ड किस तरह से हम बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाएं, इसके ऊपर वो वर्क करता है। सेकेंड, यू मे गो एज इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट हम लोग देख ही रहे हैं कि सराउंडिंग में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जितने भी स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटीज होते हैं, लाइक जेडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड है, इन सभी के अंदर टॉक्सिकोलॉजिस्ट की पोस्ट निकलती हैं, एज वेल एज रिसर्च टेक्नीशियंस की
फ्लावर्स जो हैं वी कैन सी दोज थिंग्स आल्सो। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग, सर दिस इज इन डिमांड, आई वुड लाइक टू कोट, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है वेदर फोरकास्टिंग। आप आई थिंक देख रहे हैं कि नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो इन सब की फोरकास्ट करने के लिए भी हम लोग बॉटनी का जो फील्ड है इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजिस्ट, जिसमें हम फंगस की स्टडी करते हैं। फंगस मशरूम सभी लोग हम लोग खाते हैं, तो मशरूम जो कल्टीवेशन है उसको प्रमोट करने के लिए एक माइकोलॉजिस्ट से अच्छा और कोई नहीं हो सकता है। इसके अलावा फाइकोलॉजिस्ट, जिसमें हम एल्गी की रिसर्च करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, plant breeding is again related with high yield and good quality of yield जो हमारी फसल की होती है उसके लिए। Then horticulturist, horticulturist एक्चुअली उद्यान कृषि होता है, तो इसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छे प्लांट्स जो भी फ्रूट गिविंग हैं उनकी हम लोग किस तरह से ईल्ड को बढ़ाया जाए, किस तरह से उनमें हम लोग फ्रूट का साइज इंक्रीज कर सके, उनके अंदर फास्ट राइपनिंग हो सके, उनमें हम उनका साइज किस तरह से, उनमें कलर फ्रेग्रेंस किस तरह से हम लोग बढ़ाएं। इसके अलावा फ्लावर्स जो होते हैं उनकी ईल्ड हम किस तरह से ज्यादा कर सकते हैं, इन सब की स्टडी होती है। सोशल फॉरेस्ट्री इज अनदर एस्पेक्ट। फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज करके सर्विसेज जो है ऑल आर नॉन अबाउट इट, जिसमें कि फॉरेस्ट ऑफिसर आप बन सकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं, इसकी वैकेंसीज टाइम टू टाइम जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके थ्रू निकाली जाती हैं। इसके अलावा सर रिसर्च एंड डिसर्टेशन में तो हमारा स्कोप है ही, as well as conservation biology, like there are several plants we are endangered nowadays, तो उन endangered plants को हम लोग किस तरह से बचाएं। there is a book I would like to tell that रेड डाटा बुक होती है जिसके अंदर की जो plants endangered हैं उन प्लांट्स को हम लोग नीम लेकर के रखते हैं और उन इंडिजिनस प्लांट्स की हम लोग ब्रीडिंग प्रमोट करके, हम ब्रीडिंग इनहैंस करके हम उनको सेव करते हैं। तो दिस इज आल्सो इन डिमांड। आजकल ये जो एक करियर है दिस इज आल्सो इन डिमांड। ऑल दीज आर देयर सर, बॉटनिस्ट एंड टॉक्सिकोलॉजिस्ट आर आल्सो देयर। तो आई वुड लाइक टू सम अप, एक तो ये मैंने पहले कहा था कथा सागर है, तो I won't be able to conclude in this much only. You may go for my blog also that I have written about it. Thank you so much. Great मैम, हमारा कोई इतना बड़ा वास्तव में आपने जो बताया अथाह सागर है। बॉटनी जो है मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि शायद स्टूडेंट्स को ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से वो एक मेडिकल लाइन को साइंस में बायोलॉजी को जो पसंद करते हैं, बॉटनी को पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस समय मेडिकल साइड पे ही फोकस कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि बॉटनी में बहुत स्कोप है क्योंकि हमारा कंट्री जो है 70% एग्रो बेस्ड कंट्री है। यहाँ पर किसान है, यहाँ पे आप देखेंगे यील्ड बहुत कम है। मैं भी कुछ समय पहले जापान था, मैंने देखा वो लोग अपना खेत को किस तरह से मेंटेन करते हैं और इवन वो एक ही प्रोडक्ट पे कितना ध्यान देते हैं, कितना स्कोप है हमारा कंट्री। और यहाँ तो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे बहुत आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी बॉटनी सब्जेक्ट को लेके, मुझे लगता है उसने हम सब लोगों का नॉलेज जो है वो एक्सपांड किया है। बॉटनी में वास्तव में निश्चित रूप से बहुत बड़ा करियर है और साइंस वाले बच्चों को खुश होना चाहिए, उन्हें ये इस बात पे फख्र होना चाहिए कि उन्होंने साइंस लिया और साइंस में अगर उनका इंटरेस्ट बॉटनी में है तो बॉटनी में वो ना सिर्फ रिसर्च में अपना करियर बना सकते हैं, ना वो फील्ड में ना सिर्फ फूड टेक्नोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं, बल्कि वो तो फॉरेस्ट्री में भी अपना अहम रोल अख्तियार कर सकते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में भी बहुत काम किया जाता है और बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है। फॉरेस्ट में भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैम शुक्रिया, लेकिन एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। आखिरी सवाल ये है कि जो बच्चे बीएससी बॉटनी के साथ किए हैं वो क्या आगे एमटेक फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं क्या, और फूड टेक्नोलॉजी में किस तरह का स्कोप है? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं वो लोग, एमटेक फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। सर फूड एंड न्यूट्रिशन ये सर आजकल मींस एवरीबॉडी इज कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। आज का टाइम ऐसा है कि हम लोग का जो रूटीन है, डेली रूटीन, इसमें हम लोग एक्सरसाइज वगैरह को इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। साथ में देयर आर सेवरल डिजीजेस व्हिच ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो एक तो अपने आप को फिट रखने के लिए प्रॉपर डाइट क्या लें जिसके अंदर हमारे पास सभी विटामिन्स हो, जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस हैं उन सब की फुलफिलमेंट कैसे हो, इन सब
एज ए डाइटिशियन जो है वर्क कर सकते हैं। फूड न्यूट्रिशनलिस्ट किस तरीके से जो एक पर्टिकुलर हमारे पास में प्लांट है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू किस तरह से अपग्रेड की जाए, बढ़ाई जाए, तो इसके ऊपर भी हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छी और यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिली। लेकिन एक ये बात है कि हर बच्चा एक डिफरेंट है, हर बच्चा मैजिकल है। किसी को मैथ्स में मजा आता है, किसी को फिजिक्स में मजा आता है, किसी को बॉटनी में आता है। बट हम लोग अपने आप को कई बार डिग्रेड कर देते हैं कि मेरा फिजिक्स कमजोर है, मेरा मैथ्स सही है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर बॉटनी में आपका इंटरेस्ट है तो बॉटनी में बहुत फ्यूचर है। क्योंकि अगर आपको थियरी पढ़ने में मजा आता है, यदि आप नेचर लवर है तो आप बॉटनी में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन आप लॉजिकल है और आप कैलकुलेटिव भी है, तो मुझे लगता है आपके लिए कोई दूसरा एरिया भी हो सकता है। आज हमारे साथ प्रोफेसर सिंह और प्रोफेसर सिंह से हम पूछना चाहेंगे कि सर मैथमेटिक्स और फिजिक्स कुछ बच्चों को पसंद आती है, कुछ को सब्जेक्ट डिफिकल्ट भी लगता है, तो मैथ्स और फिजिक्स में क्या फ्यूचर है बच्चों का? अगर वो साइंस में 12th के बाद आगे बढ़ते हैं और 12th में बायो और मैथ्स वाले ग्रुप में से मैथ्स और फिजिक्स वाले ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, तो उनका फिर आगे क्या फ्यूचर है उनके लिए, और जो बच्चे यूजी कर चुके हैं उनके लिए, इस और किन्हें ही कोर्स करना चाहिए? फर्स्टली गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फिजिक्स मैथमेटिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई भी बच्चा +2 करने के बाद उसका 10th में ही डिसाइड रहता है, वो बायो ग्रुप ऑप्ट कर लेता है और फिजिक्स मैथ ग्रुप ऑप्ट कर लेता है, पीसीएम ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जब कोई ज़्यादा लॉजिकल बच्चा है, और हम लोगों के सब्जेक्ट में कहा गया है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इफ कोई भी बच्चा अच्छे से मैथमेटिक्स जानता है तो फिजिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके लिए बहुत सारे स्कोप हैं। पहले वो बीएससी फाइनली अच्छे से कर लेता है, तो बीएससी के बाद वो या तो मैथ में एमएससी कर सकता है, या फिजिक्स में एमएससी कर सकता है, या केमिस्ट्री में कर सकता है। तीनों डोर ओपन है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद वो अगर टीचिंग जनरल कंपटीशन ऑप्ट करना चाहता है तो जनरल कंपटीशन ऑप्ट कर ले। वो आगे फर्दर रिसर्च एरिया में जाना चाहता है तो एमएससी करे, और एमएससी करने के बाद उसके बहुत सारे डोर ओपन हो जाएंगे। फर्स्टली एमएससी के बाद भी वो एक बार डिसाइड करे, काउंसलर से मिले, काउंसलिंग कराए। अगर वो रिसर्च में आगे बढ़ना चाहता है तो रिसर्च करे, नहीं तो वहीं स्टॉप करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, तब भी उसके मेडिकल साइंसेस में बहुत सारे जॉब, जैसे रेडिएशन फिजिक्स है। रेडिएशन फिजिक्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है। वो करने के बाद वो हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए जा सकता है, और वो अच्छी सैलरी के पोस्ट पे जा सकता है। दूसरी बात, अब आगे अगर वो रिसर्च आगे ऑप्ट करता है तो यहाँ भी फील्ड की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कि फिजिक्स में अगर बच्चा आगे जियोफिजिक्स ऑप्ट कर सकता है, जियोफिजिक्स ऑप्ट करने के बाद वो वाइल्ड कंपनी में जा सकता है अच्छी सैलरी के, अच्छे पैकेज के साथ। उसके बाद अगर वो फिजिक्स में बेसिक साइंस में ही आगे बढ़ना चाहता है तो वो पीएचडी कर सकता है CSIR नेट क्वालिफाई करके। इसमें भी अपनी कैटेगराइज कर सकता है कि या तो वो जॉब विथ रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए टीचिंग विथ जॉब रिसर्च है। अगर वो आगे रिसर्च ही करना चाहता है केवल, तो एज ए साइंटिस्ट वर्क कर सकता है। इंडिया में 24 रिसर्च सेंटर है जहाँ पे साइंटिस्ट की जॉब पर ईयर निकलती है। सर मेरा एक सवाल आपसे, क्योंकि रिसर्च करना हो या एजुकेशन में जाना हो, नेट क्वालिफिकेशन जो है वो रिसर्च के लिए, अगर वो रिसर्च में जाना चाहता है तो उसे कौन से एलिजिबिलिटी टेस्ट देने होते हैं, और वो टीचिंग में जाना चाहता है तो उसे कौन से एलिजिबिलिटी टेस्ट देने पड़ते हैं, और इन टेस्ट में किस लेवल की डिफिकल्टी आती है, और बच्चों को इसमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अगर प्रॉपर गाइडेंस अगर उनको है तो मुझे लगता है कि अगर उनको यूजी लेवल के बाद ही अपने उस डायरेक्शन को ऑप्ट कर लेना चाहिए, ताकि 2 साल वो अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके। What is your view? अगर कोई रिसर्च में जाना चाहता है तो रिसर्च के लिए नीट जरूरी नहीं है। वो रिसर्च में डायरेक्टली इसके जॉब होता है, एक्चुअली साइंटिस्ट का जॉब होता है। तो साइंटिस्ट के लिए डायरेक्ट उनके रिटन टेस्ट होते हैं और वाइवा होता है, उसके थ्रू वो डायरेक्ट साइंटिस्ट बी एंड सी पे चले जाते हैं। किस तरह के टेस्ट हैं होते हैं पर्टिकुलरली? जैसे कोई लड़का फिजिक्स में रिसर्च करना चाहता है तो फिर वो फिजिक्स के ही क्वेश्चंस उसके डिजाइन किए जाते हैं और उनके रिटन टेस्ट होते हैं। रिटन टेस्ट के बाद वाइवा होता है, वाइवा के बाद वो सेलेक्ट हो जाता है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। और सेम प्रोसीजर मैथमेटिक्स के लिए भी होता है।
और अगर टीचिंग विथ रिसर्च करना चाहता है तो टीचिंग विथ रिसर्च के साथ आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना नेसेसरी है। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और 4 या 5 इयर्स में पीएचडी कंप्लीट होने के बाद आप कहीं टीचिंग जॉब में इजीली लग सकते हैं। अच्छा, तो चलिए ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी कि जो बच्चे अगर रिसर्च में भी अपना करियर ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए मुझे लगता है कि फिजिक्स और मैथ्स से कोई अच्छा एरिया नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिक्स तो सब सब्जेक्ट्स का मतलब ऑरिजिन है। अगर हम यूँ कहें कि एवरीथिंग इज फिजिक्स तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स का मतलब है वाइब्रेशन, क्वांटा, एनर्जी, इसकी स्टडीज। तो फिजिक्स नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो किस लेवल की डिफिकल्टी आती है सर, क्योंकि आपने भी एग्जाम फेस किया, आपने खुद ने नेट एग्जाम फेस किया, तो नेट एग्जाम में बच्चे क्या गलतियां करते हैं, उन्हें क्या किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मैं सबसे साधारण एग्जांपल देता हूँ। हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो सबसे फर्स्ट में हम लोग बेस बनाते हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसे 10th फ्लोर बनाते हैं। कभी हम ये नहीं देखा कि 10th फ्लोर एक बन जाए। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बिल्कुल बेस से चलिए, आपकी बेसिक क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल बेस अगर क्लियर है तो आप इजीली आप जितने टॉप फ्लोर तक जाना चाहें इजीली जा सकते हैं। तो बेसिक कैसे क्लियर हो इस पे ध्यान देना जरूरी है। तो बेसिक साइंस, कोई भी साइंस पढ़ रहे हैं आप, बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स कुछ भी पढ़ रहे हैं या कॉमर्स, आर्ट कुछ भी पढ़ रहे हैं, लॉजिकल होना बहुत जरूरी है कि आप लॉजिकली किसी चीज को सोचिए, उस पे वाई, क्यों, कैसे, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, तब जाके अपना बेसिक अपने आप क्लियर हो जाता है। बहुत सही। और इन दिनों एक पेपर पढ़ रहे थे जो हमने लिखा, HWW theory। H means how, W means what, but third W means why। जिन्हें why को भी फोकस करना है, जिन्हें क्यों का जवाब देना आता है, जिनको कॉन्सेप्ट पकड़ना आता है, मुझे लगता है उनके लिए फिजिक्स बहुत ही अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है। आपने सही बताया सर कि जिनको फंडामेंटल जिनके स्ट्रॉन्ग है, जो वाई को बार बार फोकस करते हैं, जिनके पास लॉजिक्स है, जो बेस से चलने वाले लोग हैं, मुझे लगता है उनके लिए वास्तव में फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत अप्रोप्रिएट है। पर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट भी है। सो जब आप नेट की तैयारी करें तो उन्हें किस तरह का लिटरेचर पढ़ना चाहिए, उन्हें एमएससी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एमएससी के 2 इयर्स को किस तरह से यूटिलाइज करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए या अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए उनको? अपने आर्यन का जो सिलेबस है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं वो इनफ है नेट क्वालिफाई करने के लिए। बस स्टूडेंट को अपने टीचर और कॉलेज पे फेथ करना चाहिए और जो भी चीज़ भी पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें और उसको नेट के अकॉर्डिंग करें। अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा है कि नेट में थ्योरेटिकल चीज़ें कम आती है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। तो आप जब थ्योरेटिकल चीज़ें कर रहे होते हैं एमएससी में तो उसी टाइम आप उसके साथ ही पैरेलल आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाइए, तो आपका बेसिक भी अच्छा हो जाएगा और कोई भी इंडिया के कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ग्रेट। सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहेंगे। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी और बहुत प्रैक्टिकल थी, लेकिन हमारा एक आखिरी सवाल ये है कि जो बच्चे मैथ से या फिजिक्स से अपना करियर बनाते हैं उन्हें फ्यूचर में गवर्नमेंट सर्विस में क्या स्कोप है, क्योंकि आजकल ये एक प्रोमिनेंट एरिया हो गया है कि हर इंसान जो है गवर्नमेंट सर्विस करना चाहता है। तो गवर्नमेंट सर्विसेज यूपीएससी के थ्रू एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें इसमें कितनी मदद मिलती है फिजिक्स से? और गवर्नमेंट में बहुत सारे पोस्ट ऐसे आते हैं जो स्पेशलाइज पोस्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड पोस्ट होते हैं। कोई साइंटिस्ट बन रहा है तो फिजिक्स के लिए वैकेंसी आई तो फिजिक्स के पर्टिकुलर फील्ड में ही जाएगा। यूपीएससी के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं या आरपीएससी के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं इनमें भी सब्जेक्ट स्पेशलाइज होता है। तो अब जैसे एमएससी आप कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आरपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आपका एक सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है, आप 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो एक सब्जेक्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है तो आपको दूसरे सब्जेक्ट से सिर्फ वर्क करना पड़ेगा। तो मिनिमम टाइम में जो सब्जेक्ट आप एमएससी लेके चल रहे हैं उसी को आपने यूपीएससी में लिया है तो आप इजीली कम समय में गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें आपसे मिली सर। वी आर वेरी थैंकफुल और मैं निश्चित रूप से
ये कह सकता हूँ कि फिजिक्स सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर करता है। आज भी फिजिक्स के टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, तो अगर आपने फिजिक्स सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, फिजिक्स से अपना करियर बना रहे हैं, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि एजुकेशन में अगर आप आते हैं तो यहाँ तो बहुत ह्यूज डिमांड है। फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर्स वास्तव में स्केल सिटी में राइट नाउ इस मोमेंट में भी। सो फिजिक्स नो डाउट एक बहुत अच्छा एरिया है, मैथ्स भी एक बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है, और अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो किसी तरफ आपको दूसरी तरफ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वास्तव में सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो करियर बहुत अच्छा है और बहुत ही ब्राइट है। क्यों? क्योंकि हैवी डिमांड, हाई डिमांड पे आप लोग हैं। शुक्रिया सर फॉर सच ए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। मैं प्रोफेसर राजश्री नागर से जानना चाहूँगा, इन दिनों बहुत बात सुन हुई, बच्चे इस बारे में बड़े उत्सुक है जानने के लिए कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकली इंडिया में और अब्रॉड क्या स्कोप है, और बायोटेक्नोलॉजी में आप जिस कॉलेज में वर्क कर रहे हैं यानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, वहाँ बच्चों को किस तरह का करियर ऑफर किया गया है, और आपने प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को देखा है और बहुत से बच्चे बाहर प्लेस्ड भी हुए हैं। तो आप इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली फोकस करिए, इसकी लिमिटेशंस भी बताइए, इसकी अच्छाई भी बताइए, ये भी बताइए कि जिन्हें ये परस्यू करना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं बताना चाहूँगी जैसे बायोटेक्नोलॉजी लिखा है उसी में पता चल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी आप रिलेट करते हैं बायोलॉजी से, लाइक फ्रॉम द बॉटनी, जूलॉजी, सबका यदि मर्ज करके आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट बनता है बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे कि इन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन ये आता है कि बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट कौन करे, तो मैं सबको बताना चाहूँगी बायोटेक्नोलॉजी उन बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए जिनमें क्यूरियोसिटी बहुत है, थिंकिंग एबिलिटी बहुत है। थिंकिंग एबिलिटी से मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई प्लांट है जो डेजर्ट एरिया में है, अब हम उन डेजर्ट एरिया के प्लांट को हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे लाइक जयपुर में हम उन डेजर्ट प्लांट्स को लगाना चाहें, तो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि उस खिचड़ी के प्लांट में ऐसा क्या है कि मैं उसे यहाँ पे जयपुर में भी उसे हम ग्रो कर सकें। तो ये थिंकिंग यदि है तो आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ में अपना फ्यूचर बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये होता है कि बायोटेक्नोलॉजी 12th यदि किसी बच्चे ने किया है तो बायोटेक्नोलॉजी में अपना फ्यूचर कैसे आगे बढ़ाए, तो क्वेश्चन ये होता है कि यदि 12th में किसी के पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो वो बच्चा बायोलॉजी के बाद में 2 ऑप्शन सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड कर सकता है और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वोकेशनल कर सकता है। यदि वो इंटीग्रेटेड करता है तो उसे थ्रू आउट द 3 इयर्स प्रॉपर सब्जेक्ट्स जो बायोटेक्नोलॉजी करते हैं लाइक इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब पढ़ना होगा। और यदि वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वोकेशनल करता है तो उसके 3 ऑप्शन जो होते हैं बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के वो बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट कर सकता है। अब बीएससी के बाद में यदि उसने बीएससी कर लिया तो अब वो आगे क्या करे, बीएससी के बाद में उसके पास ऑप्शन होता है पीजी करने का। तो यदि बच्चे ने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो वो एमएससी विद इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स किया है तो उसके पास में 3 फील्ड्स होती हैं लाइक एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी। अब आगे का है कि यदि पीजी कंप्लीट किया देन उसके बाद में मेरा फ्यूचर क्या हो, मेरा करियर क्या हो, तो उसके लिए पीएचडी में ऑप्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ फेलोशिप्स होती हैं जो लाइक नेट जेआरएफ कर रहा है, यदि नेट में उसने लेक्चरशिप क्लियर किया है तो वो अपना करियर एजुकेशन लाइन में अपना आगे बढ़ा सकता है। और यदि उसने जेआरएफ क्लियर किया है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर किया है, तो वो अपना फ्यूचर रिसर्च में बढ़ा सकता है। रिसर्च में कई और फेलोशिप्स भी है लाइक द आईसीएमआर फेलोशिप है जो एनसीसीएस पुणे है वो भी प्रोवाइड कराता है, डीबीटी जेआरएफ है, डीबीटी इंस्पायर फेलोशिप है जिसके थ्रू अपना वो करियर आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही उम्दा इंफॉर्मेशन आपने दी है। रिसर्च में अगर एरिया में वर्क करना चाहते हैं तो नेम इटसेल्फ शोज बायो एंड टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो एक नई चीज़ इमर्ज होती है, एक इनोवेशन होता है, क्रिएटिविटी आती है। तो बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी पर जो देखा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ होगी जहाँ पर प्रॉपर लेबोरेटरीज होगी, जहाँ पर रिसोर्सेज होंगे, जहाँ पे बजट्स होंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो जब हम देखते हैं ये जो मेट्रो सिटीज़ है इंडिया की बात करें, बाहर की बात करें तो जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ अच्छी लेबोरेटरीज हैं, जहाँ रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ बच्चों
बच्चों का स्कोप है। तो मैम आपको क्या लगता है राजस्थान जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, जहाँ जयपुर से हम लोग आज आपसे बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में बायोटेक्नोलॉजी को लेके कैसा पर्सपेक्टिव है इस समय? राजस्थान जो गवर्नमेंट है या राजस्थान में जो लेबोरेटरीज हैं उसमें बच्चे कितने कंफर्टेबल फील, अगर वो राजस्थान में ही अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट उन्हें कितना सपोर्ट करता है? सर राजस्थान में अभी इतना इसका डेवलपमेंट गवर्नमेंट से हमें इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी उसके अलावा हमें कुछ कॉलेजेस और ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हम हमारे कॉलेज की बात करें, बिहानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत रिसर्च का आपको एनवायरमेंट दे रहा है। जैसे कि बच्चा बीएससी में उनके लिए होता है कि वो डेजर्टेशन करे, अपना रिसर्च वर्क करे, तो बिहानी कॉलेज में उन्हें डेजर्टेशन के लिए अपॉर्चुनिटी पूरी लैब प्रोवाइड की जा रही है कि यदि कोई वो थिंकिंग रखता है तो उससे अपना प्रोजेक्ट बना के उसे यहाँ पे फुलफिल कर सकता है। उसी के साथ साथ जैसे अपने यहाँ DST राजस्थान है, उसमें भी प्रोजेक्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं, उसको रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वास्तव में एक स्टूडेंट को बायोटेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाने के बारे में प्लान है उसका, तो उसे थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका सही जो फ्यूचर और सही करियर है वो वहाँ है जहाँ एडवांसमेंट है, जहाँ मेट्रो सिटीज है। सो फॉरेन में जो प्लेसमेंट्स है, फॉरेन में बायोटेक्नोलॉजी के लोग एक तो समझ है, लंदन में है, US में, UK में है, जापान में है, तो क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है अब्रॉड एजुकेशन में? अगर अपनी बेसिक एजुकेशन यहाँ करने के बाद में अपने मास्टर्स या PhD को अगर बाहर किया जाता है तो उसमें क्या स्कोप है? सर यदि वो मास्टर्स अपना यहाँ से करता है तो जैसे जापान की बात करें हम, जापान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस करती है, जैसे JAST है, साइफा यूनिवर्सिटी, वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है और इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। आप उसके थ्रू अप्लाई कीजिए, यदि आप सुटेबल कैंडिडेट है उसके लिए तो आप अपना फ्यूचर यहाँ PhD के लिए आगे रिसर्च में कर सकते हैं। बहुत ठीक आपने बताया कि अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, अगर हमारा आउटलुक ब्रॉड है और हम अपनी मनपसंद एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, बाहर जा सकते हैं, हमने पासपोर्ट बनाया हुआ है, हम बड़ा सोच रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी एक सच्चा और अच्छा स्ट्रीम है। रिसर्च के लिए बहुत अप्रोप्रिएट फील्ड है जिनको रिसर्च में अपना करियर बनाना है। कितना रिसर्च होना अभी बाकी है? अगर हमारे पास कोई रिसर्च एरिया है, अगर हमारा रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर हम खोजी हैं, यदि में दो चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ के बारे में बात करने में मजा आता है, तो मुझे लगता है बायोटेक्नोलॉजी शायद आपके लिए एक अप्रोप्रिएट फील्ड है। क्योंकि साइंस में अक्सर देखा गया है कि एरिया स्कोप बहुत है और अगर सही गाइडेंस हो तो हम बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहते हैं, एक बच्चा BSc बायोटेक्नोलॉजी से करता है, एक BTech बायोटेक्नोलॉजी से करता है, इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? सर BTech बायोटेक्नोलॉजी का वो इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। यदि जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, अगर ये फार्मास्यूटिकल है, पेट्रोलियम कंपनीज है, ये सभी कंपनीज BTech बायोटेक को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। लेकिन जो BSc बायोटेक कर रहा है और MSc बायोटेक कर रहा है उसके लिए सारे फील्ड खुले हैं। वो कंपनीज में भी जा सकता है, वो मेडिकल लेबोरेटरीज में भी जा सकता है, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी जा सकता है, कॉलेजेस के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, CSIR लैब के लिए भी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो भी MSc विद बायोटेक दे सकता है। ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, ये शायद मुझे भी नहीं मालूम थी कि BSc बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद हॉराइजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रिसर्च में, एजुकेशन में, एवरी फील्ड में स्टूडेंट जो है अपना आपको एक्सप्लोर कर सकता है। सो थैंक यू फॉर सच ए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और अंत में हम हेड बिहानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस प्रोफेसर प्रियंका दादुमती मैम से पूछना चाहेंगे कि जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें किन बच्चों को परस्यू करना चाहिए, जियोलॉजी में अपने करियर बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए? 3 अहम सवाल है। तो मैम ओवर टू प्रियंका दादुमती मैम फॉर जियोलॉजी। सर जैसे कि अभी सिंह सर ने बताया कि 10th के बाद ही बच्चा साइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 10th के बाद बच्चे के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैथ्स बैकग्राउंड को चूज करता है या बायो बैकग्राउंड को चूज करता है। अगर स्टूडेंट ने अपना बायो बैकग्राउंड चूज किया तो ग्रेजुएशन तक बच्चे को केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुएशन तक बच्चे को सिर्फ एक बायोलॉजी का स्टूडेंट कहा जा सकता
इंटरेस्ट बॉटनी में है, इसका जूलॉजी में है। आफ्टर ग्रेजुएशन के टाइम बच्चे को अपना इंटरेस्ट पता चल जाता है कि उसका इंटरेस्ट किसके अंदर है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट एनिमल्स के अंदर है या बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है कि किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, आज अगर मैं बोल रही हूँ तो उसमें भी कहीं ना कहीं जूलॉजी कोरिलेट है। आज मेरे बोलते टाइम अगर मैं बोल रही हूँ तो वो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, हमारे अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन है जो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ों में अगर हमारा इंटरेस्ट है तो आगे हमें जूलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर स्टूडेंट के अंदर एनिमल्स को लेकर के कोई फियर है तो ऐसे स्टूडेंट कभी भी जूलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं कर सकते। जूलॉजी से अगर आप एमएससी करते हैं तो आगे आपका स्पेशलाइजेशन ब्रॉड हो जाता है। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एनवायरनमेंट बायोलॉजी को चूज कर सकते हैं। आपका रेडिएशन बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपके पास स्पेशल सब्जेक्ट होता है उस टाइम रेडिएशन एंड कैंसर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन हो सकता है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा अगर एनिमल्स किस तरीके से अपना बिहेवियर शो कर रहा है, क्या उसका जनरेशन आगे किस तरीके से बढ़ रही है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में हमें अपने आप का जो नॉलेज को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें एमएससी जूलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपने एमएससी जूलॉजी से कर ली है उसके बाद आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो हमें नेट स्लेट के पर अपने आप को फोकस करना चाहिए। और अगर रिसर्च एरिया में है तो हम डीएसटी के थ्रू जो अपना जेडएसआई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके अंदर भी हम जा सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जेडएसआई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिल्क बोर्ड, इस सब के अंदर टाइम टू टाइम साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है जिनका एक लेवल ए बी सी डी 4 होता है। 4 लेवल में आप किस तरीके से अपना एग्जाम ऑप्ट कर सकते हैं उस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट दी जाती है। बहुत अच्छी और बहुत प्रिसाइज में आपने सारी बातें बताई। उमेश गारू सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रोफेसर उमेश गारू, आपसे हम ये जानकारी लेना चाहेंगे कि अगर बच्चा जो है वो गवर्नमेंट वैकेंसीज की तरफ जाना चाहता है जूलॉजी सब्जेक्ट अपने लेने के बाद, मास्टर्स इन जूलॉजी लेने के बाद में उसे गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो चाहे टीचिंग से रिलेटेड हो चाहे रिसर्च से रिलेटेड हो, वो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दें कि वो किस किस तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज में एमएससी जूलॉजी के बाद में जा सकता है। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि अभी एचओडी मैम ने बताया कि अगर आपके पास एमएससी में अगर जूलॉजी सब्जेक्ट है तो आपके साथ जो कैरियर है उसके लिए बहुत सारे वेज आपके पास ओपन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ, लाइक जैसे डीएसटी, तो डीएसटी के अंदर साइंटिस्ट की बहुत सारी पोस्ट निकलती है जिनमें ABCD कुछ ग्रुप्स होते हैं। अगर आप साइंटिस्ट ए के लिए जाते हैं तो आपके पास एमएससी प्लस पीएचडी होना चाहिए। उसके अलावा आप जेडएसआई के अंदर जा सकते हैं, डीआरडीओ के अंदर जा सकते हैं, एफआरआई के अंदर जा सकते हैं और डब्ल्यूआईए के अंदर भी जा सकते हैं। इन सभी के अंदर साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है जिनके लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, एमएससी के बाद अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप साइंटिस्ट के लिए आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो जब आप किसी एमएससी के साथ इंटीग्रेटेड जब कोर्स करते हैं तो आप साइंटिस्ट डी के लिए जाते हैं जो कि ऑफिशियल लेवल के ऊपर होता है। देन उसके बाद अगर आप इनसे भी अगर आप हायर अपॉर्चुनिटीज गेन करना चाहते हैं तो आप CSIR लेबोरेटरीज के अंदर जा सकते हैं जहां आपको अपने रिसर्च इंटरेस्टिंग एरिया को वाइड करने का मौका मिल जाता है। अगर आप उससे भी अगर आपके पास एमएससी अगर बेसिक जूलॉजी है, अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है जिसमें अगर आप आउट ऑफ इंडिया अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास IFS होता है सर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और एक होता है आपके पास इंडियन फॉरेन सर्विस और एक होता है सर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट को किस फील्ड के अंदर बढ़ाना चाहते हैं ये आपके पास होता है कि आप DST में जाएं, ZSI में जाइए, CSIR में जाइए, IFS में जाइए, ACF में जाइए या DRDO में जाइए। ग्रेट, बहुत ही इतनी सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद मुझे लगता है बच्चे कितने सेफ अगर वो साइंस में है। पर मुझे एक बड़ी एब्नॉर्मल सिचुएशन दिनों देखने को मिली। इन दिनों नीट के एग्जाम हुए, जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट था उसके एग्जाम हुए। मैंने देखा लगभग 100 और 1 का रेशियो था। एक पोस्ट खाली थी डॉक्टर बनने के लिए, वो मेडिकल और गवर्नमेंट दोनों में मिला के एक पोस्ट के रेस में 100 बच्चे उस पोस्ट के लिए एग्जाम देते हैं। मुझे लगता है कि जब इतना रिसर्च में, इतना एरिया में, साइंस में बच्चे अगर आगे जा सकते हैं तो शायद समझ की कहीं कोई कमी है। इस वजह से साइंस का मतलब लोग डॉक्टर बनना ही समझ लेते हैं, क्योंकि साइंस का मतलब साइंटिस्ट बनना भी है। साइंस का मतलब
एग्रीकल्चरिस्ट बनना भी है। पर मैं आपको एक और अच्छी डेफिनेशन देता हूँ साइंस वाले बच्चों को, जो शायद कहीं मिसिंग हो रही है, शायद सोसाइटी में कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर बेसिक अगर आपकी बैचलर डिग्री अगर साइंस में है और अगर आप मास्टर्स डिग्री मैनेजमेंट में कर लेते तो आप कमाल के बन जाते हैं। आप में मैनेजरियल स्किल भी है और सब्जेक्ट से रिलेटेड स्किल्स भी है। आप अगर MBA करते हैं तो मुझे लगता है उसके बाद में आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप हो जाती है। तो अगर बैचलर डिग्री चाहे आपने जियोलॉजी में की हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में की हो, चाहे फिजिक्स में की हो, चाहे बॉटनी में की हो, चाहे मैथमेटिक्स में की हो, लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट स्ट्रीम भी इसमें मिला लिया तो आप किसी भी कंपनी के लिए बहुत काम के पर्सन बन सकते हैं। इससे भी आगे एक और बात बताना चाहेंगे हम सब लोगों को, मैनेजर बनने से भी बड़ी बात, अगर हमारे पास कोई आइडिया है और आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप में मैनेजरियल स्किल्स भी है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी है और सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज भी है, तो आप उसी एरिया के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में 100 आदमी 1000 आदमी आपके लिए आपको सहयोग करे, आपके पास आइडियाज़ है, तो आप 100 और 1000 लोगों के मैन पावर को मिला के एक एंटरप्रेन्योर की तरह भी अपने आप को इमर्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको एक सावधान करना चाहूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप लगती बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव चीज़ है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। आप पहले बैचलर डिग्री साइंस में करिए, फिर MBA करिए और फिर 2 या 3 साल किसी एंटरप्रेन्योर के साथ काम करिए और वहाँ से जो आपको तजुर्बा और एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस के ऊपर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, बैंकर से मदद ले सकते हैं, अपनी छोटी पूंजी को लगा सकते हैं, छोटे स्टेज से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है साइंस एक बहुत ही व्यापक और समग्र सब्जेक्ट है जिसमें करियर की अपार संभावनाएं हैं। मुझे लगता है आज हम सब लोगों ने मिलकर जो चर्चा की है वो सभी साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। पर जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं उमेश सर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि साइंस है ही सब्जेक्ट इतना कमाल का, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से जो बच्चे बैचलर डिग्री करते हैं फिर उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर की क्या संभावना है? जो बच्चे पर्टिकुलरली फिजिक्स सब्जेक्ट से 12th करते हैं या बैचलर डिग्री करते हैं, वो IT में अपना करियर कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकता है। कोई भी लड़का अगर PCM से BSc कर लिया है तो वो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से MCA कर सकता है और MCA करने के बाद वो प्राइवेट कंपनीज में या फर्दर आगे और एजुकेशन लेना चाहता है तो PhD करके वो इंडस्ट्री में जा सकता है। कितनी बड़ी बात है, यानी आपके लिए कोई एरिया खत्म ही नहीं हो रहा है साइंस वाले लोगों के लिए। IT पूरे हम अगर पूरे ग्लोबल लेवल की बात करें तो पूरी जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है यूज़ की जा रही है, सब जगह ERP पे काम हो रहा है, .NET लैंग्वेज पे काम हो रहा है, लैंग्वेज सीखी जा रही है। परिचर्चा थी वो बहुत यूजफुल बनी है। मैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और तमाम फैकल्टी मेंबर को धन्यवाद देना चाहूँगा, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को, क्योंकि ये सब यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो थी वो साइंस वाले बच्चों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। लेकिन मैं एट द सेम टाइम उन सब बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि जो जो वर्ड आपने सुने, चाहे वो DBT था, चाहे TST था, चाहे CSIR था, चाहे नेट था, आपको फर्दर इसे एक्सप्लोर करना है, विकिपीडिया पे करना है, कंप्यूटर्स पे करना है, आपको नेट पे इसको एक्सप्लोर करना है। आइडिया मिलना चाहिए। अगर आपके पास वास्तव में आइडियाज हैं, आप अपने करियर में इंटरेस्टेड हैं, आपको हिंट देना चाहिए, फिर आपको एक्सप्लोर करना आपकी लाइफ। मैं चाहता हूँ कि आप सब ये जो बातें आपने सुनी इनमें से एक वर्ड बहुत बेशकीमती था। अगर आप अपने करियर में इंटरेस्टेड है और आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपके पास ड्रीम है, तो निश्चित रूप से आप इन सब को आज अच्छे से नोट किए होंगे। इनमें से जो चीज़ें आपने नोट की है इसे फर्दर मैं चाहूँगा आप इसको स्टडी करें, नेट के ऊपर इस कीवर्ड को डालें, गूगल सर्च इंजन में जाएं और उसके बाद में इन्हें एक्सप्लोर करें, इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को फाइल करें। निश्चित रूप से आपको बहुत बेनिफिट होगा इन सब इंफॉर्मेशन का। मैं पुनः एक बार प्रोफेसर कंचन मैम को बॉटनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर उमेश गारू सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रोफेसर प्रियंका दादूपंती मैम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि अपने डिपार्टमेंट हेड भी है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। और जूलॉजी से रिलेटेड आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उम्दा बातें थी और बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी थी, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बेशकीमती होगी।
और मैं प्रोफेसर सिंह को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो अपना इंफॉर्मेशन सब आपने शेयर किया, शुक्रिया, धन्यवाद। और प्रोफेसर राज नागर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि हम जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये ग्रुप जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से संबंधित है और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक पार्ट है। सबसे बेशकीमती और खूबसूरत बात यह है कि इस ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रोफेसर मनीष बियानी, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट है, जो रिसर्च से संबंधित है, जो जापान में पिछले 15 साल से ज़्यादा अपने रिसर्च का एक्सपोजर लिए हुए हैं, जो हर साल में 4 बार आके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों का। जापान जैसे एडवांस कंट्री में प्लेसमेंट में जिनका इंपॉर्टेंट रोल है। आज भी वैकेंसी, आज भी उनकी ईमेल आई है और वो 3 बच्चों को वहाँ से मास्टर्स और पीएचडी कराने के लिए विद ऑल द एक्सपेंसेस, विद ऑल द फेलोशिप वहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। मुझे लगता है साइंस वाले बच्चे बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में बहुत सेफ है, उन्हें वो सब चीज़ें मिल सकती है जिसके लिए वो एलिजिबल हैं, जो वो करना चाहते हैं। और एक ग्रेट साइंटिस्ट के डायरेक्शन में, उसकी गाइडेंस में वो जो करियर होगा वो बेमिसाल होगा। अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है, अगर वास्तव में आपका करियर साइंस में बनाना चाहते हैं, जब वास्तव में अगर अपनी लाइफ का मतलब फन और खेलकूद नहीं समझा पाया है, अगर वास्तव में आप लाइफ को एक्सप्लोर कर लेना चाहते हैं और आप साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी टीम के बिहाफ पे, अपने टीचर्स के बिहाफ पे, अपने प्रोफेसर्स के बिहाफ पे आपको इंश्योर करना चाहूँगा कि बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वेयर यू कैन ट्रस्ट। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।